स्पेशली यंग पेशेंट्स में जो 19-20 या 25-30 साल की एज ग्रुप में हैं। और ये एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपने जो नौकरी या जो भी उनका काम है उसके अंदर अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसी एज ग्रुप में अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाए कि वो अपना फोकस नहीं मेंटेन करने कर पा रहे, तो ये पूरी लाइफ पे एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। तो पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है कि भाई ये फ्लोटर ट्रीटेबल है, पहली चीज तो ये। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। लास्ट जो फ्लोटर का वीडियो हमने डाला उस पे काफ़ी यंग पेशेंट्स के कमेंट्स आए जो ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली कि ये यंग बच्चों में फ्लोटर क्यों हो जाते हैं और उसके क्या क्या कारण हैं और उनसे कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो देखिए, कहने को तो जब ये फ्लोटर की हम पैथोफिजियोलॉजी या कि ये आते क्यों हैं, उसके अंदर मेन रीज़न होता है कि जो हमारी पीछे की विट्रस जेली है उसके अंदर एज के हिसाब से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और वो जो चेंजेस आते हैं या जो विट्रस जेली जगह जगह से पिघलती है उसकी वजह से ये फ्लोटर आते हैं। तो पेशेंट्स का जो यंग होते हैं, स्पेशली 18, 19, 20 साल के जो ये यंग बच्चे होते हैं, इनका यही क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब हमारी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर ये हमें क्यों इतने फ्लोटर आ गए। तो इसमें देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो आँख की जो जेली है वो एकदम फर्म होती है, एकदम जमी हुई होती है। लेकिन 4 साल जब उसकी एज होती है बच्चे की, तभी से इस विट्रस जेली के अंदर थोड़े-थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो स्ट्रक्चर है इस आई की विट्रस की जो अलाइनमेंट है, वो आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइंस के रूप में है, एकदम स्ट्रेट लाइंस के रूप के में है जब ये बच्चा पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़नी शुरू होती है ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने लगती है। जब ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है तो इसकी वजह से विट्रस जेली के अंदर चेंजेस आते हैं और ये फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल हमारा विट्रस का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन पार्ट होता है वाटर। 90% से ज़्यादा हमारी विट्रस जेली के अंदर पानी होता है। और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो मेन कंपाउंड हैं, एक है हाइलुरोनिक एसिड और एक होता है कोलेजन। अब ये कोलेजन जो है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्ट्रेट धागे धागे होते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल विट्रस होता है उसके अंदर इन धागों की एक अलाइनमेंट रहती है, एक प्रॉपरली ये धागे मेंटेन रहते हैं अपनी अलाइनमेंट के लिए। और इन धागों का जो स्ट्रक्चर है, जैसे सीढ़ी आपने देखी होगी ना, जिसे दो साइड एक होती है और बीच में उसके पैरेलल चढ़ने के लिए होता है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर जो हैं अलाइन होते हैं। लेकिन एज के हिसाब से जो बीच में कनेक्टिंग फाइबर्स हैं या जो पैर रखने वाला डंडा है सीढ़ी का, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो जो दो फाइबर जो एकदम पैरेलल जाने चाहिए वो आपस में कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये कोलैप्स होते हैं तो ये गुच्छे गुच्छे से बनने शुरू हो जाते हैं विट्रस जेली के अंदर। अब यंग पेशेंट्स में क्या होता है, अगर ये गुच्छे आपके पेरिफ्री में बन रहे हैं, पेरिफ्री जो हमारे सेंट्रल विजन वाला हिस्सा नहीं है, अगर ये वहां पर बन रहे हैं तो पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर ये गुच्छे वाला हिस्सा आपके सेंट्रल एरिया में आ जाए तो पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फ्लोटर, कि भाई ये एज के हिसाब से काफ़ी लोगों में चेंजेस आते हैं और इनको कोई ट्रीट करने की इतनी ज़रूरी नहीं होती। बट किसी किसी पेशेंट के अंदर ये जो फ्लोटर्स हैं या ये जो काले मकड़ी के जाले हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं या ऐसी लोकेशन पे होते हैं जहाँ पर पेशेंट को अपना डे टू डे काम करने में ही बड़ी परेशानी हो जाती है, कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाते, या उनका और कोई जो जॉब रिलेटेड वर्क है उसके अंदर वो फोकस नहीं कर पाते, वहां पर इन फ्लोटर्स को ट्रीट करने की ज़रूरी होती है। फिजियोलॉजिकल फ्लोटर के अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है यंग पॉपुलेशन में या यंग बच्चों में फ्लोटर का, वो है मायोपिया। कि जिन बच्चों के अंदर ये माइनस का नंबर ज़्यादा होता है वहां पर फ्लोटर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो विट्रस जेली होती है ये बाई एंड लार्ज आप समझिए एक बार जो बन गई वो बन गई।
इसमें हार्डली बहुत लिमिटेड चेंजेस होते हैं। तो जो कोलेजन की मात्रा है, जो फाइबर्स हैं, जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रहते हैं, वो भी हमारे एक कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। 1-2% का चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन जब मायोपिया के अंदर जब आई का साइज़ बड़ा होता है, तो ये साइज़ बड़ा होने से क्या हुआ कि इन कोलेजन फाइबर्स की जो कंसंट्रेशन है और जो स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। कि एक फाइबर है, वो पहले मान लीजिए एक 1 मिलीमीटर हिस्से में खिंचा हुआ है, बट जैसे-जैसे आई की साइज़ बढ़ रही है, वो अब 2 मिलीमीटर में सेम फाइबर खिंच गया, तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो गई। और मायोपिया के अंदर जैसे-जैसे ये साइज़ बड़ा होना शुरू होता है, विट्रस के अंदर जो चेंजेज़ हैं, वो भी और तेज़ी से आने शुरू हो जाते हैं और ये विट्रस क्लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। और हाई मायोपिया के अंदर ये विट्रस क्लम्प्स जो होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं और पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन फ्लोटर्स की वजह से। तो अब ये सडन जो फ्लोटर्स की इंसिडेंस है, वो अचानक से पॉपुलेशन में कैसे बढ़ गई? तो इसका जो मेन रीज़न है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर मायोपिया का इंसिडेंस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कि जिन लोगों को माइनस का चश्मे का नंबर आ रहा है, जिन बच्चों में ये माइनस का चश्मे का नंबर आ रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये अब फ्लोटर की समस्या जो है यंग पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। और ये जो मायोपिया जो स्पेशली जो हाई मायोपिया है, ये पेशेंट इस विट्रस चेंज की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट के लिए भी थोड़े से ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो ये जब इनका जो कॉम्बिनेशन पेशेंट को पता लगता है कि भई ये परेशानी हो सकती है, तो वो और ज़्यादा उनको मन में घबराहट होती है और परेशान रहना शुरू कर देते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज़ जो यंग पॉपुलेशन के अंदर फ्लोटर का है, वो है ट्रॉमा, कि आँख में कोई चोट लग गई। अब वो चोट आपको इंसिडेंटल भी हो सकती है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और गलती से अपना ही हाथ लग गया, भाई-बहन कुछ खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसी फिज़िकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में अगर पेशेंट खेल रहा है या कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया, वहाँ पे चोट लग गई। तो किसी भी किस्म की अगर चोट लगे तो उसके अंदर भी फ्लोटर आने के चांसेस रहते हैं। और उन केसेस में जब फ्लोटर आता है तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कि जो पीछे की विट्रस जेली है वो अपनी जगह से डिटैच कर जाए। इस कंडीशन में जब हम कहते हैं कि विट्रस बेस डिटैच कर गया तो इसको बोलते हैं बकेट हैंडल, कि वो पूरा का पूरा लटक जाता है, जैसे बाल्टी का हैंडल होता है वैसे विट्रस लटक जाता है। सेकंड, इसमें चोट की वजह से कई बार होता है कि पीछे आँख के अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो वहाँ पे फ्लोटर कंप्लेन करता है। थर्ड है अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए चोट की वजह से। फोर्थ कॉमन कॉज यंग पॉपुलेशन के अंदर जो है वो हम उसको कहते हैं यूवियाइटिस, के आँख के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से जो आँख का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो वाटर टाइट होता है वहाँ से आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स लीक होना शुरू हो गए। और वो लीक हुए सेल्स जो हैं वो विट्रस जेल के अंदर आ जाते हैं और जो विट्रस जेली की एक ट्रांसपेरेंट नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो यूवियाइटिस वाली जो बीमारी है, ये थोड़ी अलग कैटेगरी की डिज़ीज़ होती है और ये होती भी ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में ही है। तो इसके अंदर एक तो पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है कि ये यूवियाइटिस की जो डिज़ीज़ है वो पेशेंट को हुई क्यों है, और काफ़ी केसेस के अंदर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा चलता है। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इस डिज़ीज़ के अंदर ज़्यादातर केसेस में ये ट्रीटेबल होती है और एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर दें मेडिकेशंस के द्वारा तो इसमें फ्लोटर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए ये जो मेन रीज़न्स हैं फ्लोटर के यंग पॉपुलेशन में वो मैंने आपको डिस्कस किए। अब ट्रीटमेंट जो है काफ़ी जो ये यंग पेशेंट हैं ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फ़ोन पे ही इनको ट्रीट कर दें। बट देखिए ये बीमारी थोड़ी अलग कैटेगरी की है और इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके हर फ्लोटर के रीज़न भी अलग-अलग होते हैं। तो फ्लोटर का जो ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके फ्लोटर का कॉज़ क्या है। इन ब्रीफ अगर हम ये माने कि फ्लोटर आपका फिजियोलॉजिकल है, कि आँख के अंदर और कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो इसको फर्स्ट जो होता है पेशेंट को हम एडवाइस कहते हैं कि भई ज़्यादा इसके ऊपर आप फोकस ना कीजिए। बट अगर पेशेंट फॉर सम रीज़न इनको इग्नोर नहीं कर पा रहा है तो सेकंड ऑप्शन होता है मेडिकेशन या आई ड्रॉप से हम इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और ये मेडिकेशन जो आई ड्रॉप है 3 से 6 महीने का इसमें लगभग टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स आने के लिए। बट अगर इससे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आपकी मेडिकेशन और आई ड्रॉप जो हमने प्रिस्क्राइब करी हैं उनसे भी आपको रिलीफ नहीं हो रही है,
तो फिर इसके अंदर लेज़र विट्रियोलाइसिस का एक ऑप्शन होता है और सेकंड ऑप्शन होता है सर्जरी, कि हम सर्जरी करके आपकी विट्रस जेली और जो फ्लोटर हैं उनको हम क्लीन कर दें। बट जो भी इनमें से ट्रीटमेंट मोडालिटी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए सूट करेगी वो हम उसको एडवाइस करते हैं। और ये फ्लोटर का ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है कि हर पेशेंट के लिए एक जैसा है। उस पेशेंट की एक डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ही इसमें ये पता लगेगा कि भाई उसकी क्या कॉज है और क्या ट्रीटमेंट से पेशेंट को बेनिफिट होने वाला है। जो बाकी कॉजेज़ हैं, जो हाई मायोपिया का कॉज हो गया, ट्रॉमा, यूवियाइटिस, ये थोड़े से सीरियस कैटेगरी के फ्लोटर हैं और इनमें भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो पेशेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि भई आप सिर्फ़ फ़ोन पे या वीडियो चैट पे ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई दवाई हम आपको बता देंगे और उससे आपका फ्लोटर छूमंतर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक डिटेल चेकअप की ज़रूरत है और आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान बनाकर ही इस प्रॉब्लम से जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो आज इन्फॉर्मेशन फ्लोटर्स के रिगार्डिंग हमने आपको दी कि आप ये जानिए कि इसका इलाज है, लेकिन हर पेशेंट के लिए उसके चेकअप के बाद एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि जो ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बनेगा। जो एक ट्रीटमेंट प्लान जो आपके लिए बना है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे पेशेंट के लिए भी सेम बनेगा। तो इसमें बिना आपकी आई का डिटेल एग्जामिनेशन किए हुए हम आपका इलाज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से जो यंग पेशेंट्स में जो फ्लोटर रिलेटेड परेशानी या उनको समस्या आ रही थी, उसके आंसर्स उनको मिल गए होंगे और इससे उन्हें आगे इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।